जय हिंद। आज हम देखते हैं श्वसन तंत्र। जैसा आपको पता चल गया है, जो श्वसन तंत्र है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इससे एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछ लेता है, हर ट्रेड में। तो हम इसको एकदम बारीकी से देखते हैं कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है, क्योंकि जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और सांस के द्वारा जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वही क्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है। और इससे हमें श्वसन से ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो कहेंगे ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है हमें सांस लेने से। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ऑक्सीजन जाती है अंदर, तो वो जो ऑक्सीजन है हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन वहाँ से ऑक्सीजन उठा के हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है। तो उससे जो हीमोग्लोबिन आता और जाता है, जब मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, तो वहाँ पे क्या है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। मतलब घर्षण के कारण वहाँ पे क्या हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि श्वसन के अंग, जो हमारे श्वसन के अंग है वो कौन कौन से हैं। अगर हम देखते हैं स्तनधारी जीवों में श्वसन, जो स्तनधारी जो हमारे जीव होते हैं उनमें श्वसन के क्या अंग है, तो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें फेफड़ा होता है। जैसे हम गाय, बकरी, भैंस, ये जो हमारे क्या है स्तनधारी जीव, तो ये कैसे सांस लेते हैं, ये हमारे हमेशा फेफड़ों से सांस लेते हैं। और अगर हम करते हैं कीटों की बात, जो कीट होते हैं हमारे, ये श्वास नली से सांस लेते हैं। जो हमारी श्वास नली होती है, ऐसे उनकी एक श्वास नली होती है, वो उससे सांस लेते हैं। और नंबर 3 की बात करते हैं कि जलीय जीव, जो हमारे जलीय जीव होते हैं हमारे, वो लेते हैं गिल्स, यानी कि गलफड़े। उनके जो यहाँ पर गलफड़े होते हैं, वो जो जलीय जीव होते हैं वो गलफड़े से सांस लेते हैं। उनको हम हिंदी में क्लोम भी कहते हैं। क्या? क्लोम। अगर मेंढक की बात करते हैं, मेंढक की अपनी कई विशेषताएं होती हैं कि मेंढक अगर भूमि पे ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है, तो वो लेता है हमेशा फेफड़े से सांस, जैसे कि हम लेते हैं फेफड़ों से सांस। और अगर वो भूमिगत है, यानी कि भूमि के नीचे है, तो वो सांस लेता है त्वचा से, यानी त्वचा से, उनकी अपनी शरीर की जो उसकी त्वचा होती है उससे सांस लेता है। और टेडपोल, जो मेंढक के जो बच्चे होते हैं, वो बचपन में जो वो होते हैं, पैदा होते हैं, तो एकदम मछली की तरह लगते हैं। जैसे कि मछली हो, तो वो उन्हीं को बचपन में कहते हैं टेडपोल। तो वो जो सांस लेते हैं वो भी गिल्स से, यानी कि फेफड़े से ही सांस लेते हैं। और अगर हम आगे की बात करते हैं कि श्वासोच्छ्वास, यानी कि ब्रीथिंग, तो ये क्या है कि हम जो श्वासोच्छ्वास करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्वासन और निःश्वासन। तो ये दो प्रकार के सांस की इसमें प्रक्रिया होती है। यानी कि निःश्वासन होती है वो प्रक्रिया जब हम सांस ग्रहण करते हैं, जैसे हमने सांस ग्रहण कर अगर हम छोड़ते हैं तो वो होती है हमारी निःश्वासन। आपको ध्यान रखना, निःश्वासन जो हम इंस्पायरेशन करते हैं, और निःश्वासन यानी कि यहाँ पे दो बिंदी धरनी है आपको, निःश्वासन यानी कि एक्सपायरेशन। तो जो हम श्वसन सांस लेते हैं, तो इसमें हम लेते हैं, जैसे जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में है, ऑक्सीजन की मात्रा उतनी उतनी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे नाइट्रोजन, हमारी जो वायुमंडल में वो हमारे 78% है, तो हम 78% ही ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं हम 78% ही। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है 21% है, और हम 17% छोड़ते हैं। जैसे जो हमारे 3 से 4% होती है वो हमारे शरीर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी 0.03%, ये हम कार्बन वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, और 4% छोड़ देते हैं। इनकी जैसा कि आपको वहाँ पे एक डाउट होगा कि हम 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और 4% उसको निकाल देते हैं, तो ये ऐसा जो बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से बनी। तो इसके बारे में आगे से टॉपिक है, उसमें बताएंगे। अब आप इतना याद रखें कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% ग्रहण करते हैं और 4% छोड़ते हैं। तो आप इसको इतना नोट कर लें, तो आगे हम और देखते हैं। अगर आपने उसे नोट कर लिया तो हम आगे चलते हैं। जैसे अब देखते हैं हम श्वसन मार्ग। जैसे हम जिस मार्ग से श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो वो कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन मार्ग में आते हैं। पहले हम देखते हैं श्वसन मार्ग की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं श्वसन मार्ग। तो हम
कहती है कि वायु जिस मार्ग से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है, जो हम सांस लेते हैं, जैसे हमारे फेफड़ों तक पहुंच गई तो फेफड़े तक में जाती है, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। जो हम सांस लिए हम, और जिस मार्ग से होकर हमारे सांस जो वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंची है, जैसे हम सांस लेते हैं और ये जो वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंची है, उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। ये श्वसन मार्ग कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं। पहले नंबर 1 है हमारा नासा छिद्र। जैसे हम पहले सोचते थे कि जो हमारा श्वसन अंग है, जो हम मतलब सांस लेते हैं, हम नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, पहले ये सोचते थे हम। पर हमको पता चला कि हम सांस मुंह से लेते हैं, ना हम नाक से लेते हैं। पता चले कि हम सांस फेफड़े से लेते हैं। तो जो हमारा नासा छिद्र यानी कि नाक, इससे हम पहले सांस लेते हैं। जैसे सांस ले, एक हमारा ये होगा। नंबर है कि नासा कपाट, दूसरे पे आता है नासा कपाट। जो हम नाक से सांस लेते हैं, इसके ऊपर थोड़े यहाँ पे जो हड्डी होती है टाइट सी, इसको कहते हैं नासा कपाट। यहीं पर ही एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जो हमारे जो नाक होती है, यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनकी धूल कण होते हैं, उनको जो ये हमारी नाक नहीं रोक पाती, जो नाक में बाल होते हैं वो नहीं रोक पाते हैं, तो वो ऊपर जाके नासा कपाट में चिपक जाते हैं। जब आपने कभी कभार देखा होगा कि नाक से जो नाक में उंगली डाल के निकाला होगा, तो वो हमारा क्या होता है, नासा कपाट में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वही होता है, जो हमारे नाक के बाहरी पदार्थ, जो नाक के बाहरी भाग से नहीं रुकते हैं पदार्थ, वो वहां पे जाके जम जाते हैं। और नंबर 3 हमारा ग्रसनी, जो हमारा फेरेंस होता है, यानी कि हमारा अगर यहाँ पे देखें, जो डॉक्टर मुंह फड़वाता है तो हमारा क्या देखता है, वो फेरेंस यानी ग्रसनी देखता है। नंबर 4 हमारा स्वर तंत्र यानी कि लैरिंग्स, जो जहाँ से हमारे कंठ, ये जो होता है हमारे, जहाँ से स्वर निकलती है, आवाज निकलती है, अगर हम इसको बीच दें तो हमारी आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। तो ये हमारा क्या, स्वर तंत्र, ये हमारे वो मार्ग है जो हमारे श्वसन लेने में काम आते हैं। उसके बाद हमारी श्वसन नली यानी कि ट्रैकिया, जो हमारे यहाँ पे होती है, ये श्वसन नली होती है, जो हमारी ट्रैकिया होती है। जैसे हमने जो हमारे पाचन तंत्र पर पढ़ाया था, तो वहाँ पे था हमारा आहार नली, तो उसमें क्या आहार जाता था, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं श्वसन नली, तो यहाँ पे इसमें जो क्या जाता है, हमारा सांस जाता है। उसके बाद आती है हमारा ब्रोंकाई। उसके बाद आते हैं ब्रोंकाई, यानी कि जो हमारी ट्रैकिया, ये 2 भागों में बट जाती है। जो ट्रैकिया हमारी, तो ये 2 भागों में बट के एक इधर, इनकी एक राइट वाले में, एक लेफ्ट वाले में, इनकी लेफ्ट राइट, तो ये हमारे 2 फेफड़ों में बट जाती है, जो कौन, ब्रोंकाई। उसके बाद आती है हमारी ब्रोंकोलिस, इनकी ब्रोंकोलिस, जो हमारे ब्रोंकोलिस होते हैं, ये भी छोटे छोटे अपने भागों में बढ़ जाती है। ये वाली ये छोटे छोटे भागों में बढ़ गई, कौन सी, ये वाली ब्रोंकोलियस। और ये छोटे होते हैं हमारे ब्रोंकोलियस के बाद आते हैं हमारे एल्वोली जो होते हैं हमारे, ये छोटे छोटे जाल से होते हैं, ये वाले, इनको हम हिंदी में वायु कोष्ठक भी कहते हैं, वायु कोष्ठक भी। उसके बाद आता है ब्लड, जो हमारे वायु कोष्ठक है, एल्वोली जो होते हैं, इनमें क्या होता है, ब्लड भरा होता है। जो भी ब्लड होता है, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा जो वायु जाती है, उसमें से ऑक्सीजन को छान के हमारे जो शरीर के जितने भी अंग हैं, उंगली तक, इधर पाम तक, सब पूरे अंग तक वो क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करता है। जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, वो इन्हीं भाग में होता है, यानी कि वायु कोष्ठक में होता है। नंबर 10 जो हमारा ब्लड होता है, ये जो वहां से क्या करता है, ऑक्सीजन को उठा के कहाँ दे देती है, सेल को देती है, और सेल में कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में दे देती है। तो ये हमारे क्या हुआ, श्वसन मार्ग में आने वाले भाग थे, जो हमने एकदम डायग्राम से देख लिए। उसके बाद हमारा डायफ्राम, ये जो है डायफ्राम है, ये काम करता है, ये जो काम करता है, ये हमें सांस लेने में सहायता करता है। मान के चलो, ये जो होता है ना डायफ्राम, ये संयोजी उत्तक का बना होता है, ना तो हड्डी का, ये मांसपेशियों का बना होता है। अगर आपने कभी कभार देखा होगा कि किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति का जब एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके नहीं तो खून निकलते, नहीं उसकी भारी चोट लगती है, कुछ नहीं होता, और वो अचानक से मर जाता है, और देखते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ फिर भी मर गया, तो वो जो क्या होता है कि डायफ्राम ही उसका टूट जाता है, यानी कि उस पर क्या कहना, चोट लग जाती है, जिसके कारण ये डायफ्राम वहां पर काम नहीं कर पाता और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये डायफ्राम होता है ना, तो ये डायफ्राम
जो हमारे फेफड़े होते हैं इनको उठाने का और नीचे मतलब सांस लेने में सहायता प्रदान करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारा फेफड़े हैं इसने डायफ्राम ने क्या ऊपर को उठा दिए, अब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे हमारा क्या ये डायफ्राम में नीचे आ गया, जिसके कारण से हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। तो इसका डायफ्राम का ये भाग काम होता है। तो अब हम आगे चलते हैं जब तक इसे नोट करें। अगर आप लोग इसे नोट कर लिया तो हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस क्या होता है, ये हमारा ट्रैकिया के वहाँ पे लगा होता है, जो हमारे जो ट्रैकिया उसको दो भागों में बांटता है। एक फूड वाली पाइप को अलग करता है और एयर वाली को, वायु वाली को अलग और खाने वाली को अलग दो हिस्सों में बांटता है। जैसा हम किसी खाने को खाते हैं तो जो खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है ट्रैकिया से होते हुए इस वाली लाइन में आ जाता है, जो फूड लाइन होती है, यानी कि जो आहार नली होती है उसमें आ जाता है। और अगर हम सांस लेते हैं तो वो आ जाती है हमारी एयर वाली में, यानी कि श्वास नली में। वो आती कैसे, वो तब आती है जब यार ये एपिग्लोटिस होता है, ये होता है एपिग्लोटिस। ये जो हमारा जो खाना आता है तो उसको ये वाला जो एपिग्लोटिस है श्वास वाली तरफ को झुक जाता है, जिससे कि जो हमारा खाना है ये फूड लाइन में आ जाए। और अगर हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारा एपिग्लोटिस है ये फूड वाली की ओर झुक जाता है, जिससे कि हम सांस ले सकें। अगर इसको जो नियंत्रित कौन करता है एपिग्लोटिस को, तो वो करता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क होता है ये हमारा, ये इसको कंट्रोल करता है। और आगे देखते हैं हम, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम। जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है ये होता है कि एक बार में जितना सांस हम ले सकते हैं, मतलब एक बार में हम सांस के द्वारा कितनी वायु ले सकते हैं, ये हमारा क्या होता है टाइडल वैल्यू होता है। तो वो ले सकते हैं 500 ml, यानी कि एक बोतल जो हमारी होती है 500 ml की, उसके बराबर हम एक बार में सांस ले सकते हैं। और अगर हम करें टोटल लंग्स कैपेसिटी, अगर हमारे जो लंग्स हैं ये एक बार में कितनी वायु ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं हमारे 600 ml, यानी कि 6 लीटर तक। 6 लीटर तक जो हमारी लंग्स है एक बार में वायु ग्रहण कर सकते हैं, इनकी एक बार में कैपेसिटी होती है। तो हमारा जो श्वसन तंत्र चैप्टर था ये हमारा हो गया समाप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जय हिंद।